नमस्कार। ईमानदारी का रास्ता सीधा, सरल, आसान होता है, लेकिन होता लंबा है। लेकिन वहीं बेईमानी, झूठ या कपट का रास्ता सीधा, सरल, आसान भले ना हो, पर शॉर्टकट वाला होता है, जिसे देशज भाषा में कहें तो पगडंडियों वाला होता है। आप कहीं भी बड़ी आसानी से और जल्दी पहुंच सकते हैं, और इसी जल्दबाजी या आसानी के कारण लोग इस रास्ते को ज़्यादा अख्तियार करते हैं बजाय लंबे रूट के। होता सरल और सीधा आसान है, पर होता लंबा है। और आजकल सभी लोगों को चीज़ें बहुत ही तुरंत चाहिए होती हैं, इसलिए वो सहारा लेते हैं शॉर्टकट्स का, यानी कि पगडंडियों का। आज का जो व्यंग है वो इसी पगडंडियों पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पगडंडियों का जमाना। मैंने फिर ईमानदार बनने की कोशिश की और फिर नाकामयाब रहा। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि एक परिचित अध्यापक से कहकर मैं उनके लड़के के नंबर बढ़वा दूं। यूं मैं उनका काम कर देता, पर बहुत अरसे बाद उसी दिन मुझे ईमान की याद आई थी और मैंने पूरी तरह ईमानदार बन जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। सज्जन की बात सुनकर मुझे पुरानी कथाएं याद आ गईं और मैंने सोचा कि प्रतिज्ञा करते मुझे देर नहीं हुई कि इंद्र या विष्णु मेरी परीक्षा लेने आ पहुंचे। उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई रस इस जमाने में लंबी तपस्या करेगा। 4 कहानियां लिखकर लोग युग प्रवर्तक की लिस्ट में नाम खोजने लगते हैं। इसलिए ये देवता अब तपस्या शुरू होते ही मेरी परीक्षा लेने आ पहुंचे। मैंने उन्हें मनी मन प्रणाम किया और प्रकट किया, मैं इस अनुचित और अनैतिक मानता हूं, मैं यह काम नहीं करूंगा। मुझे आशा थी कि अब ये अपने मौलिक देव रूप में प्रकट होंगे और कहेंगे, वत्स तू परीक्षा में खरा उतरा, बोल तुझे क्या चाहिए, हम वर देने के मूड में है। बोल हिंदी साहित्य के इतिहास में तेरे ऊपर एक अध्याय लिखवा दूं, या कहे तो किसी समीक्षक की तेरे घर में पानी भरने की ड्यूटी लगा दूं। वे मौलिक रूप में तो आए, पर वो प्रसन्नता का न होकर रोष का था। भुनभुना कर चले गए। मैंने सोचा वे लोग मेरे बारे में कह रहे थे, आजकल वो साला बड़ा ईमानदार बन गया है। मैं जिसे देवता समझ बैठा था वो तो आदमी निकला। मैंने अपनी आत्मा से पूछा, हे मेरी आत्मा तू ही बता, क्या गाली खाकर बदनामी करवा कर मैं ईमानदार बना रहूं? आत्मा ने जवाब दिया, नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, आगे जमाना बदलेगा तब बन जाना। मेरी आत्मा बड़ी सुलझी हुई बात कह देती है कभी कभी। अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए, जरूरत पड़ी तब फैला कर उस पर बैठ गए, नहीं तो मोड़ कर कोने में टिका दिया। जब कभी आत्मा अड़ंगा लगाती है तब मुझे समझ में आता है कि पुरानी कथाओं के दानव अपनी आत्मा को दूर किसी पहाड़ी तोते में क्यों रख देते थे। वे उससे मुक्त होकर बेखटके दानवी कर्म कर सकते थे। देव और दानव में अब तो यही फर्क है, एक की आत्मा अपने पास ही रहती है और दूसरे की उससे दूर। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जिनमें किसी ने अपनी आत्मा कुत्ते में रख दी है, किसी ने सुअर में। अब तो जानवरों ने भी ये विद्या सीख ली है और कुछ कुत्ते और सुअर अपनी आत्मा किसी किसी आदमी में रख देते हैं। आत्मा ने कह दिया तो मैंने ईमानदार बनने का इरादा त्याग दिया। राधे श्याम ने भी कोशिश की थी, पर वो भी असफल हो गए। उसकी एक छोटी सी दुकान है, उसने पैसे पैसे की बिक्री का सही हिसाब रखा और उसे बिक्री करके दफ्तर ले गया। वहां उससे कहा गया कि हिसाब झूठा है। तब उसे सच्चे हिसाब को सच्चा मनवाने के लिए घूस देनी पड़ी। कह रहा था, मैं भी अब झूठा हिसाब रखूंगा, उसे घूस देकर सच्चा बनवा लिया करूंगा। सच्चाई के लिए घूस देने की अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा है कि झूठ के लिए घूस दो। इतना महंगा ईमान अपनी हैसियत के बाहर है, इससे तो बेईमानी सस्ती पड़ेगी। एक स्त्री नौकरी के सिलसिले में एक बड़े आदमी के पास सच्च चरित्र का प्रमाण पत्र लेने गई थी। बड़े आदमी ने उसे पहले अपने शयन कक्ष में ले जाना चाहा और बाद में सच्च चरित्र का प्रमाण पत्र देना चाहा। पहले देवता आदमी बनकर ठगते थे, अब आदमी देवता बनकर ठगते हैं। देखता हूं कि हर सत्य के हाथ में झूठ का प्रमाण पत्र है। ईमान के पास बेईमानी की सिफारिशी चिट्ठी ना हो तो कोई उसे 2 कौड़ी को न पूछे। यही सब सोचकर मैं ढीला हो गया। अब मैं बड़े खुले मन से अंबर बढ़वाता हूँ। इन दिनों मुझे बहुत स्नेही मिलते हैं, जो कभी कभी मिलते हैं, साल में 1-2 बार। उन्हें आते देखते ही समझ जाता हूँ कि किस काम में आए हैं। मैं मौसम देखकर ऐसे आने वालों का काम बता सकता हूँ। जुलाई के पहले हफ्ते में जब घटा छाई हो, धरा ने हरी चूनर ओढ़ रखी हो, आसपास मोर पपैया बोल रहे हो, बिजली निगरो सुंदरी के दांतों की तरह चमक रही हो, ऐसे सुहावने समय में कोई कई महीने बाद आता दिखे तो समझ जाता हूँ कि गीत गाने नहीं आया, बच्चों को स्कूल कॉलेज में भर्ती करवाने में मदद लेने आया है। इधर मार्च से जो आता है नंबर बढ़वाने या पेपर आउट करवाने आता है। बात यह है कि सारे सिलेबस और प्रोस्पेक्ट्स गलत हैं। उनमें उन 2 पर्चों का उल्लेख नहीं होता जो जरूरी होते हैं।
एक पर्चा शुरू का और दूसरा आखिरी। पहला पर्चा पेपर आउट करने का होता है और आखिरी नंबर बढ़वाने का। जो इन्हें अच्छी तरह कर लें वो पास हो जाता है, पहला दर्जा भी पा सकता है। इन पर्चों को कुछ विद्यार्थी खुद कर लेते हैं, वे प्रतिभावान हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। कुछ के अभिभावक ये पर्चे करते हैं। ऐसे प्रमुखोपयोगी विद्यार्थियों का भविष्य संदिग्ध है। उनकी अपेक्षा उनके अभिभावक का फिर भी कुछ भविष्य है। अध्यापकों से संबंध होने के कारण मेरे पास दोनों पक्षों वाले काफी आते हैं। कल जो आए थे वे मुझे बारात में 2 साल पहले पहली और अंतिम बार मिले थे। मुझे यह पता नहीं था कि उस छोटी मुलाकात में ही उन्होंने इतनी आत्मीयता पैदा कर ली थी कि भाई परीक्षा में बैठने लगा तो उन्हें मेरी याद सताने लगी। सुना है वीरहीन को बरसात में प्रिय की बड़ी याद सताती है। वीरहीन को बरसात में प्रिया की बड़ी याद सताती है। परीक्षा के मौसम में भी कुछ लोगों का विरह जाग उठता है और उन्हें किन्हीं विशेष परिचितों की याद सताने लगती है। वे कहने लगे, अमुक प्रोफेसर आपके मित्र हैं, उन्होंने एक पर्चा निकाला है, कुछ हिंट दिलवा दीजिए अगर हो सके तो। मैंने सोचा किसी से मित्रता है तो इसका कुल इतना उपयोग है कि जब जरूरत पड़े उससे गलत काम करा लिया जाए। कोई ये तो कहता नहीं है कि अमुक से आपकी मित्रता है तो उन्हें समझाइए ना कि ऐसा गलत काम न करें। न कोई ये कहता है कि अमुक आपका दुश्मन है तो उससे पेपर आउट करवा कर उस साले का ईमान बिगाड़ दीजिए। नहीं, दुश्मन सब सुरक्षित है, ईमान तो हमेशा मित्र का बिगाड़ा जाएगा। किसी दिन कोई आकर मुझसे कहेगा अमुक पुलिस अफसर से आपके अच्छे संबंध है, उससे कहिए ना घर में हमें सेंध लगा लेने दे। इन सब पर्चा आउट करने वालों और नंबर बढ़वाने वालों पर हंसा भी नहीं जा सकता। इनमें अधिकांश दया के पात्र हैं। यह बेहद परेशान और घबराए हुए लोग हैं। कोई चाहता है कि लड़का पास हो जाए तो उससे नौकरी करा दें जिससे परिवार की दुर्दशा कुछ कम हो। किसी को चिंता है कि लड़का फेल हो गया तो और 1 साल उसकी पढ़ाई का खर्च कैसे चलाऊंगा। कोई चाहता है कि लड़की पास हो जाए तो उसकी शादी करके बोझ हल्का करूं। बहुत दुखी और परेशान लोग होते हैं। इनमें कुछ तो इतने दीन होते हैं कि जी होता है पहले इनके गले लगकर रो लिया जाए। मेरी परेशानी का कारण दूसरा है। यह बेझिझक, निसंकोच और निर्लज्जता से काम करने लगे। 10 साल पहले भी यह काम करा देता था। तब देखता था नंबर बढ़वाने वाला बड़ी झिझक, लज्जा और संकोच से कहता था। लोग खुलकर नहीं कहते थे। तब ऐसी दबी छिपी चिट्ठी आती रहती थी। चिट्ठी में लिखा होता था, अपने दोस्त रमेश चंद्र के भाई सुरेश की मोटरसाइकिल जिस पर अंग्रेजी में नंबर 2431 लिखा है बिगड़ गई है। वो आपके मित्र सिन्हा के पास सुधरने गई है। आप उसे सुधरवा दें कि कम से कम 40% तो काम देने लगे। इसका मतलब है कि सुरेश का रोल नंबर 2431 है, उसका अंग्रेजी का पर्चा बिगड़ा है, सिन्हा उसे जांच रहे हैं और उसमें उन्हें 40% नंबर दिलवाना है। अब सीधी चिट्ठी आ जाती है, खुला कार्ड तक आ जाता है। तब नंबर बढ़वाने वाले बड़ी देर संकोच में बैठा रहता था, दुविधा में पड़ा रहता था, यहाँ वहां की बातें करता था और तब कहीं शर्मा कर बगले झांकता हुआ नंबर बढ़वाने की बात कहता था। अब नंबर बढ़वाने वाला इस तरह आता है जैसे बाजार में सब्जी खरीदने जाता है। सीधा मेरी आंखों में देखता है और अधिकार पूर्वक कहता है, नंबर बढ़वाने हैं। 10 सालों में ये तो प्रगति हो गई है। ये मुझे परेशान करती, भयंकर संकोचहीनता है ये साहस मुझे डराता है। मैं इंतजार करता हूं कि कोई तो थोड़ा संकोच लेकर आए कि मैं कुछ आश्वस्त हो जाऊं। कोई नहीं आता। मुझे लगता है हम सब ने मान लिया है कि आम सड़कें सब बंद हो गई। उन पर तख्ती टंगी है कि सड़क मरम्मत के लिए बंद है। सालों से ये सड़कें बंद है और सब पगडंडियों से जा रहे हैं। चलते चलते पगडंडियों में कांटे और झाड़ियां साफ हो गई। वे सड़कों जैसी चिकनी और चौड़ी हो गई। बेझिझक नंगे पांव इन पर लोग चल रहे हैं। आम सड़क पर चलने वाला बेवकूफ या पागल समझा जाएगा। अब आम सड़कें खुल भी जाएं तो लोग उन पर चलने में झिझकेंगे। मरम्मत वाले भी इसलिए ढीले पड़ गए हैं, मगर उपयोग न होने से आम सड़कों पर झाड़ियां और जंगली पौधे उगेंगे और वे ढक जाएंगे। तब किसी को आभास भी न होगा कि इस देश में कहीं आम सड़कें भी हैं। लगता है आम सड़कें अब भविष्य के पुरातत्ववेत्ता को ही मिलेगी, वही इन्हें खोजेगा। वो निष्कर्ष निकाल कर बताएगा कि उस जमाने में इस देश में आम सड़कें तो थी पर कोई इन पर चलता नहीं था। सब पगडंडी पकड़ते थे। अनुपयोग के कारण सड़कें दब गई थी। सफलता के महल का सामने का आम दरवाजा बंद हो गया है। कई लोग भीतर घुस गए और उन्होंने कुंडी लगा दी। जिसे उसमें घुसना है वो रुमाल लाग कर नाबदान में से घुस जाता है। आसपास सुगंधित रुमालों की दुकानें लगी। लोग रुमाल खरीद कर उसे नाक पर रखकर नाबदान में से घुस रहे हैं। जिन्हें बदबू ज्यादा आती है और जो सिर्फ मुख्य द्वार से घुसना चाहते हैं वे खड़े दरवाजे पर सिर मार रहे हैं और उनके कपालों से खून बह रहा है।